Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 370, which service from Kuala Lumpur to Beijing. We are currently in line of track and are expected to be in the air approximately 3 minutes. Please fasten your seatbelt and turn off all your electronic devices, including laptop and cell phone. Thank you for choosing Malaysia Airlines. Enjoy your flight. दोस्तों, ऐसे ही किसी फ्लाइट अटेंडेंट के द्वारा किए गए एक अनाउंसमेंट के बाद फ्लाइट MH370 उड़ान भरने के लिए तैयार थी, लेकिन 32,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ना सिर्फ इसका संपर्क जमीन से टूट गया बल्कि वो रडार से भी गायब हो गई। सबको लगा कि शायद प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन फिर पता चलता है कि जमीन से संपर्क टूटने के बाद भी वो विमान आसमान में लगभग 7 घंटे तक उड़ता रहा। 239 लोगों से भरी फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को टेक ऑफ करते वक्त यह मालूम नहीं था कि इनकी लैंडिंग बीजिंग में नहीं बल्कि इतिहास के ऐसे रहस्यमय पन्ने पर होने वाली है जिसे चाहकर भी कोई सुलझा नहीं पाएगा। मिस्ट्री और कई लूपहोल्स से भरी यह फ्लाइट दुनिया की एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। तो क्या हुआ था फ्लाइट MH370 के साथ? कितने बड़े पैमाने पर हुई थी खोज? जांच करने वाले एक्सपर्ट क्या मानते हैं? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजेंगे और अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए अब समय न गवाते हुए शुरू करते हैं MH370 के इस रहस्यनुमा सफर पर। What happened with फ्लाइट MH370? 8 मार्च साल 2014 रात के 12:25 हो रहे थे। मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में कुल 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। एक तरफ थे 53 इयर्स के पायलट इन कमांड जहीरी अहमद शाह, जो मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सीनियर कैप्टन में से एक थे, और दूसरी तरफ मौजूद थे फारूक अहमद, जो कि 27 साल के को पायलट थे और ये इनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो फुल्ली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी था। साथ ही मौसम भी बिल्कुल साफ था। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 20 मिनट हो चुके थे। रात के करीब 1 बज रहे थे। इस दौरान फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार कर वियतनाम के डायरेक्शन में साउथ चाइना सी की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद जाहिरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब प्लेन को टेक ऑफ किए हुए 38 मिनट हो चुके थे। एयरप्लेन अब वियतनामीज एयर ट्रैफिक ज्यूरिडिक्शन के अंदर पहुंच चुका था। इसी रीजन से कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पर कहता है, मलेशिया 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके रिप्लाई में कैप्टन जाहिरी जवाब देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। दोस्तों, सुनने में यह सब कुछ एक आम बातचीत लगती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। और ट्रैफिक कंट्रोल को गुड नाइट कहने के बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेकिंग के 2 से 3 मिनट बाद प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। कुआलालंपुर के और ट्रैफिक वाले इसे नोटिस नहीं करते, और जब करते हैं तो सोचते हैं कि ये प्लेन हमारे रडार की रेंज से बाहर निकल चुकी है और वियतनाम के एयर स्पेस रडार के अंदर चला गया होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ वियतनाम एयर स्पेस वालों की बात करें तो उन्होंने MH370 को अपनी रडार में देखा तो जरूर था, लेकिन देखने के कुछ ही समय बाद वह तुरंत अचानक से गायब हो गया। जिसके बाद वो लोग प्लेन से संपर्क करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामी कंट्रोलर्स ने कुआलालंपुर कंट्रोलर को बताया कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। अब आमतौर पर तो ऐसे सिचुएशन में कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर ही नोटिफाई करना था कि रडार से प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन लापरवाही दिखाते हुए लगभग 4 घंटे के बाद एक इमरजेंसी रिस्पांस की शुरुआत हुई। सुबह के 6:32 हो चुके थे। यह वही टाइम था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड करना था,
लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं हुई और इसके बाद शुरू हुआ इसे खोजने का सफर जो आज तक चल रहा है। आइए जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इसकी खोज हुई थी। हाउ वाइड स्प्रेड वॉज द सर्च। इस घटना की अगली सुबह ही एक सर्च ऑपरेशन बुलाया गया और प्लेन को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। प्लेन को आखिरी बार जहां देखा गया था यानी साउथ चाइना सी में ढूंढने की कोशिश की गई। यह सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था जिसमें 7 अलग अलग देश के 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को खबर आती है कि प्लेन सिविलियन रडार से तो जरूर गायब हो गया था, लेकिन उसी रात एक मिलिट्री रडार ने उसे देखा था और हैरानी की बात यह थी कि मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस प्लेन को आखिरी बार 2:22 पर देखा गया था और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में ना होकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मलेशिया के वेस्ट में स्टेट ऑफ मलाका में थी। मिलिट्री रडार की लोकेशन के अनुसार ये प्लेन अंडमान निकोबार की तरफ जा रहा था, बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ। जैसे ही ये खबर बाहर आई हर कोई हैरान हो गया। सवाल यह था कि यह प्लेन गया तो गया कहां? क्या यह हिमालय और कजाकिस्तान एरिया में जाकर क्रैश कर गया? इसके बाद 17 मार्च 2014 को इस सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी AMSA यानी ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी को सौंप दी गई। इसने साउदर्न इंडियन ओशियन में MH370 के खोज की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली। 22 सैन्य विमानों और 8 देशों के 19 जहाजों ने 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक की दूरी तक खोज की। धीरे धीरे इस खोज में और भी देश जुड़ने लगे और फंड बढ़ता गया, खोज का दायरा बढ़ता गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स तक हासिल ना हुआ। लेकिन इसी खोज के दौरान एक नया सबूत सामने आया। सर्च ऑपरेशन में सैटेलाइट डेटा से पता चला कि प्लेन ने ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी। बता दें कि अक्सर बड़े एयरक्राफ्ट्स अपने कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे फोन किसी अननोन वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यह प्लेन ने सिर्फ लॉगिन कर कनेक्शन बनाने की कोशिश की, अपना कोई लोकेशन से रिलेटेड डेटा ट्रांसफर नहीं किया। तो सैटेलाइट से सिर्फ कनेक्शन बनाने का ही पता चल पाया, इसके अलावा किसी और तरह का डेटा नहीं मिल पाया। बता दें कि प्लेन ने सैटेलाइट से 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। इसी बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि विमान का अपने रास्ते से भटकना आम नहीं बल्कि जानबूझकर प्रतीत होता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि विमान 2 प्रॉपर कॉरिडोर में किसी एक के साथ कहीं भी संपर्क बना सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अप्रैल 2014 तक समुद्र के ऊपर तक चलने वाली सभी तरह के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और इसकी जगह डीप ओशियन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। सालों तक चलने वाले इस सर्च ऑपरेशन में प्लेन की तलाश चलती रही। दुनिया की सबसे बड़े सर्च अभियान में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिस पर लगभग 200 मिलियन डॉलर खर्चे किए गए। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया और ये एक फेल ऑपरेशन साबित हुआ। विमान नहीं मिला और इसके टुकड़े मिलने के दावे जरूर किए जाते हैं। साल 2015 में मेडागास्कर के एक मछुआरे को प्लेन का टूटा हुआ लैंडिंग गियर दरवाजा मिला था, जिसे इस प्लेन का हिस्सा माना जाता है। विशेषज्ञों की मुताबिक यह पहला सबूत है जो जाहिर करता है कि MH370 के पायलट विमान को नष्ट करना चाहते थे। इसके अलावा मॉरिशस, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में भी समुद्र से विमान का मलबा मिलने का दावा किया गया। इसके बाद साल 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशिया सरकार के साथ इस प्लेन को ढूंढने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उनका कहना था कि हम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और नो फाइंड नो फिश की शर्त पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ। उनके पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकल थे। ये सर्च ऑपरेशन के दौरान ओशियन के फ्लोर की मैपिंग भी कर रहे थे। कई महीनों तक यह सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा, लेकिन दुख की बात थी कि उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और यह ऑपरेशन भी फेल हो गया। इसी बीच मलेशिया पुलिस ने अपनी तीसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने पैसेंजर बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया, यह सोचकर कि किसी पैसेंजर का किसी आतंकवादी संगठन से तो ताल्लुक नहीं है। इन सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन से कई तरह की थ्योरी निकलकर सामने आई।
कि असल में क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। आइए जानते हैं। What do the examining experts believe? जांच के प्रमुख मार्टिन डोलान का कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश थी। इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्लाइट के पायलट कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को रखा जिसके पास 777 फ्लाइट यानी 2 इंजन वाला बड़ा प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव ही नहीं था। डोलान के मुताबिक उन्हें ऐसे सबूत मिले जिससे साफ होता है कि जाहिरी ने फ्लाइट सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर उसे मार्ग से भटकाया था। वही कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि फ्लाइट को क्रैश करने से पहले जाहिरी उससे निकल गया होगा। उनका कहना है कि जाहिरी प्लेन को क्रैश करने से पहले ऐसी जगह लेकर गए थे जहां हवा का दबाव कम था। वहां जाकर उन्होंने खुद ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा और बाकी यात्री बेहोश हो गए होंगे। एरोस्पेस एक्सपर्ट रिचर्ड गॉडफ्रे ने दुनिया भर में रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि समुद्र के ऊपर 360 डिग्री मोड़ सहित विमान के मार्ग में असामान्य पैटर्न पाए गए हैं। पायलट ने जानबूझकर विमान को बंद कर दिया। रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि विमान ने उड़ान के 3 घंटे के अंदर एक असामान्य होल्डिंग पैटर्न में प्रवेश किया जो लगभग 20 मिनट तक चला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी एबोट का भी यही मानना था। उनका कहना था कि विमान के कप्तान की आत्मघाती कदम के कारण ऐसा हुआ है। विमान के गायब होने से जुड़ी कई पहेलियां भी है। एक तो यह कि उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप गया। एविएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन यही वो पहेली भी है जिसने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने की पहली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे थे। टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका यही है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचाकर सीक्रेट जगह पर लाया गया। उसमें होता यह है कि हवा में उड़ता विमान उसी आकार और दिशा में उड़ते हुए दूसरे विमान की आड़ में आ जाता है और उस सूरत में जमीन पर लगे रडार या सैटेलाइट दोनों विमान में अंतर नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि उस तमाम रास्ते में एक विमान रडार की नजर में नहीं आता है जब तक दोनों विमान अलग थलग नहीं हो जाते। उड़ते हुए विमान को इस तरह दूसरे विमान की आड़ में छुपाने के लिए बड़े हुनर और तजुर्बे की जरूरत होती है। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। उसके बाद भी विमान में करीब 7 घंटे तक उड़ने लायक ईंधन मौजूद था। विशेषज्ञों को आशंका है कि कुआलालंपुर से दक्षिण पश्चिम की तरफ जिस जगह विमान सैटेलाइट के साथ आखिरी बार संपर्क में था वहां समंदर में कई ऐसे टापू है जहां आबादी भी नहीं है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय की वहां गुप्त हवाई पट्टियां है और बोइंग 777 के पहिए कमजोर रनवे पर भी आसानी से उतारने लायक भी है। मुमकिन है कि विमान को रडार की नजर से बचाकर ऐसे ही किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया होगा। रूसी एक्सपर्ट्स ने जब इसे दुनिया के सामने रखा तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। रूसी एक्सपर्ट्स को आशंका थी कि कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग 777 ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नौसेना के विमान ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा एक ऐसी भी पहेली है जिस पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जब फ्लाइट ने 12:41 पर उड़ान भरी तो उसके ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो गया। ATC उसी ट्रांसपोंडर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपोंडर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपोंडर के बंद होते ही विमान रडार की नजरों से ओझल हो जाएगा। एविएशन रेडियो टेक्नोलॉजी में इसे पायरेसी भी कहा जाता है। बात अभी यही खत्म नहीं हो जाती है क्योंकि फ्लाइट संख्या MH370 जिन हालात में लापता हुई उसको लेकर बेहिसाब किस्से कहे जा रहे हैं। शक कभी किसी आतंकवादी संगठन पर जाता है तो कभी पायलट को लेकर सवाल उठने लगता है। एक रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि जांचकर्ताओं को अहम फ्लाइट डेटा मिला, उनसे पता चला कि एयरक्राफ्ट अंतिम समय तक पायलट की कंट्रोल में था। इस तथ्य के सामने आने के बाद से इस बात की आशंका गहरा गई कि पायलट ने आत्मघाती कदम उठाते हुए विमान को समुद्र में गिरा दिया। एक और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पायलट ने व्यक्तिगत समस्याओं के कारण सामूहिक हत्या की योजना बनाई। कुछ भी हो,
हादसे के इतने साल बाद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे और सिर्फ पायलटों की मंशा पर सवाल उठते रहे। अजीब से लगने वाले इस आसमानी रहस्य को अगर कोई सुलझाता है तो यही थ्योरी सामने आई है और माना यही जा रहा है कि इनमें से ही कोई थ्योरी सच होगी। हालांकि अगर सैटेलाइट की तस्वीरों को माने तो एक खौफनाक सच सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के गहरे समंदर में लहरों में एक जगह टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े नजर आए हैं। इस खुलासे के साथ ही कई सवाल भी सामने आए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई फ्लाइट संख्या MH370 किसी हादसे का शिकार हुई है? क्या समंदर में मिला वो अनजान टुकड़ा इसी बोइंग का है? अगर यह खबर सच है और अगर सैटेलाइट की वह तस्वीर झूठ नहीं बोल रही है तो मलेशिया की वो लापता विमान किसी हादसे का शिकार होकर समंदर में गिर गया और विमान पर सवार तमाम मुसाफिर मौत के घाट उतर गए। अगर ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा दर्दनाक सच हाल के सालों में दुनिया के सामने शायद ही आया है। उस विमान की तलाश में मलेशिया से लेकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक का करीब 70,68,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा खंगाला गया, लेकिन लापता विमान की पहली सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही थी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आखिर हवा में उड़ता हुआ एक बोइंग विमान कहाँ हवा हो गया, ये आज भी अनसुलझी गुत्थी है। 9 साल बाद भी किसी को उस विमान का एक सबूत ढंग से नहीं मिल पाया है। सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें देखी और आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि यही विमान है जिसकी तलाश में समंदर में आसमान तक पूरी दुनिया के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन 239 मुसाफिरों वाला MH370 विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, ये बात अब भी एक पहेली है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा इस विमान के साथ? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।